नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फीटर ट्रेड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग शुरू किए थे और आज एक नया सेशन शुरू करते हैं। तो चलिए आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू करते हैं। विच टाइप ऑफ फिलर रॉड इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर रॉड का प्रयोग किया जाता है। तो करना क्या है कि स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करनी है और उसमें फिलर रड की आवश्यकता है। तो किस प्रकार के फिलर रड का प्रयोग करेंगे? प्योर एल्यूमिनियम का, कॉपर सिल्वर एलॉय, कंबोलियम स्टेनलेस स्टील या कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील। तो इनमें से किसका प्रयोग करेंगे हमें जब स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करनी हो? तो उसके लिए कंबोलियम स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कंबोलियन स्टेनलेस स्टील। नेम द गैस वेल्डिंग डिफेक्ट। इस गैस वेल्डिंग का दोष नाम बताइए। दोस्तों, वेल्डिंग करते समय कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें जो फिगर दिया गया है इसमें किस प्रकार का दोष है? पोरोसिटी है, लैक ऑफ फ्यूजन है, ऑक्सीडाइज वेल्ड है या इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है। तो वेल्डिंग दोष जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं वेल्डिंग दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉल्ट्स इन गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में पहला जो फॉल्ट है वो है, दोष है, डिफेक्ट है, ये है अंडरकट। अंडरकट में होता क्या है कि जब आप वेल्डिंग करते हैं तो आपके जो जॉब मेटल है, वर्क पीस है, वो उसमें कट लग जाता है और वेल्डिंग सही से नहीं हो पाता है। यहाँ देख सकते हैं क्या है, ये अंडरकट है। यहाँ भी इस तरह से अंडरकट बना हुआ है, चाहे इस तरह से कोई मेटल सीट जोड़ा जा रहा है जिसमें अंडरकट लग गया है। तो ये जो है एक तरह का दोष अंडरकट का हुआ। दूसरा दोष होता है एक्सेसिव कॉन्वेक्सिटी। जहाँ पे होता क्या है कि जब आप फिलर रॉड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अधिक मात्रा में आप इस्तेमाल कर लिए हैं। तो ये जो होता है एक्सेसिव कॉन्वेक्सिटी का भी एक दोष होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लैक ओवरलैप का भी एक प्रॉब्लम होता है कि जब आप मेटल जो है वो जो है जितना देना चाहिए फिलर रॉड उससे ज़्यादा दे रहे हैं तो वो ओवरलैप का भी एक केस डिफेक्ट आता है। वही बात की जाए लैक ऑफ पेनिट्रेशन। लैक ऑफ पेनिट्रेशन की बात की जाए तो अपूर्ण अंतवेशन अपेक्षित की मात्रा पर्याप्त नहीं है। मतलब कि यहाँ पे जो है जितना फिलर रोड चाहिए था या जो वेल्डिंग के लिए जो वेवल एज बनाना चाहिए था वो सही से नहीं बनाया गया है, जिस कारण से ये लैक ऑफ पेनिट्रेशन का केस उत्पन्न हो गया है, डिफेक्ट। वहीं लैक ऑफ फ्यूजन का आप फिगर देखेंगे तो लैक ऑफ फ्यूजन का ये है कि ये जो है फ्यूजन हो गया है। यदि मूल फलक और साइड फलकों पर वेल्ड दौरों के बीच आधार धातु किनारों पर गलन न हो तो संभव गलन का अभाव है। मतलब कि जो फिलर मेटल है या फिर जो मेटल है वो ठीक से नहीं गल पाया है तो उसमें क्या हो जाएगा, लैक ऑफ फ्यूजन का केस उत्पन्न होगा। तो अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में किस प्रकार का इमेज था। और यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में ये जो है इमेज में इस तरह का फॉल्ट दिखाया गया है और जैसे ही इसमें दिख रहा है तो ये एक इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन का फिगर दिखाया गया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। वहीं इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल मिलता है इस प्रकार के इमेज से। लैक ऑफ पेनिट्रेशन को इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि व्हाट विल बी काउज इफ द नोजल टचेज द मोल्टेन पूल। यदि नोजल मोल्टेन पूल को छूता है तो क्या होगा?
होता क्या है कि ये जो वर्क पीस है उस पे नोजल लगा होता है। जब आप गैस वेल्डिंग करते हो तो नोजल के माध्यम से फ्लेम दिया जाता है। तो होता क्या है कि जब आप नोजल इस्तेमाल करते हो तो ये यहाँ पे मोल्टेन जो पिघला हुआ फिलर मटेरियल है वो यदि नोजल से टच कर जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, बैक फायर हो जाता है। यदि नोजल जो है मोल्टेन पुल में टच करता है तो वहाँ पे बैकफायर का केस होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा कि यदि नोजल टच कर जाता है मोल्टेन पुल में तो बैकफायर का केस हो जाएगा। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है कि नेम द ज्वाइंट इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में इस प्रकार के जोड़ का नाम बताइए। तो दोस्तों ये क्या फ्लश कॉर्नर ज्वाइंट है, सिंगल फिलेट लैब ज्वाइंट है, हाफ ओपन कॉर्नर ज्वाइंट है, फुल ओपन कॉर्नर ज्वाइंट है। तो ये जो ज्वाइंट दिखाया गया है यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तरह से कॉर्नर पे लगा हुआ है इसलिए इसे कॉर्नर ज्वाइंट कहा जाएगा। तो ये जो है हाफ कॉर्नर ज्वाइंट है कि क्योंकि एक ही तरफ लगा हुआ है इसलिए इसे हाफ कॉर्नर ज्वाइंट कहा जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, हाफ कॉर्नर। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसी वेल्ड ट्रांसफार्मर। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। ये तो ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे आईटीआई के एग्जाम हो या कोई टेक्निकल एग्जाम हो तो इसमें बार बार पूछा गया है। तो कह रहा है कि एसी वेल्डिंग का कार्य क्या है। इट कन्वर्ट लो वोल्टेज हाई एम्पियर हाई करंट एम्पियर, यानी कि ये जो है निम्न वोल्टेज को वो उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित करता है। इट कन्वर्ट हाई वोल्टेज लो करंट एम्पियर, इट कन्वर्ट लो वोल्टेज लो करंट एम्पियर, या इट कन्वर्ट हाई वोल्टेज हाई करंट एम्पियर। तो दोस्तों एसी ट्रांसफार्मर का काम है वेल्डिंग में कि वो इट कन्वर्ट लो वोल्टेज एंड हाई करंट एम्पियर। लो वोल्टेज होता है, वोल्टेज क्या होता है, लो होता है, और एम्पियर जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। तो ये एक एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य है, लो वोल्टेज यूज करता है और एम्पियर जो बदलता है वो हाई एम्पियर बदलता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। तो एसी वेल्डिंग का नुकसान भी होता है, वो क्या है, मोर इनिशियल कॉस्ट, क्या प्रारंभिक कॉस्ट अधिक होता है, या नो फ्री फ्रॉम आर्क ब्लो से मुक्ति नहीं मिलती है, या मोर मेंटेनेंस कॉस्ट रखरखाव अधिक है इस कारण से, या नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल। तो एसी आर्क वेल्डिंग का प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है अलौह धातु की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग फॉर नॉन फेरस मेटल, यानी कि जो अलौह धातु है उसके लिए ये वेल्डिंग नहीं कर पाता है, इस कारण से इसमें एक दोष पाया गया है। तो यही पाया गया है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न, अगला प्रश्न है विच आर्क वेल्डिंग मशीन कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द फील्ड वर्क इवन अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल लाइन्स। विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र में काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि जब जहाँ पे विद्युत लाइन नहीं है या कहीं दूर क्षेत्र में काम करना है तो हम किस आर्क वेल्डिंग मशीन का प्रयोग करेंगे। रेक्टिफायर सेट का प्रयोग करेंगे, मोटर जनरेटर सेट का, इंजन जनरेटर सेट का, या एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का। तो किसका प्रयोग करेंगे जब हमको दूर क्षेत्र में वेल्डिंग करना हो जहाँ पे लाइन भी ना हो, तो वहाँ पे हम लोग इंजन जनरेटर सेट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट होगा, इंजन जनरेटर सेट। आइए जानते हैं कैसे इंजन सेट होते हैं और मोटर जनरेटर सेट कैसे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इंजन जनरेटर सेट, ये जो है फिगर वो इंजन जनरेटर सेट का दिखाया गया है।
और इसमें देखिए इसमें कहा गया है कि इक्विपमेंट इज सिमिलर टू द मोटर जनरेटर सेट एक्सेप्ट दैट द जनरेटर इज ड्रिवन बाय पेट्रोल और डीजल। वहाँ बात किया जाए इट इज रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्ज इज हायर। तो ये जो इंजन जनरेटर सेट है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है जैसे कि मोटर जनरेटर सेट से। और कहा गया है इट कैन बी यूज एनी वेयर फील्ड वर्क अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल लाइंस। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे है कि ये जो है कहीं भी किसी भी वर्क में इस्तेमाल किया जा सकता है और जहाँ पे लाइन नहीं है वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो है इंजन जनरेटर सेट। वही बात की जाए मोटर जनरेटर सेट का तो इट इज यूज जनरेट डीसी फॉर आर्क वेल्डिंग। ये क्या है मोटर जनरेटर सेट जो है वो डीसी लाइन जो है देता है आर्क वेल्डिंग के लिए। द जनरेटर इज ड्रिवन बाई एन एसी और डीसी मोटर। जनरेटर को क्या किया जा सकता है या तो एसी मोटर या डीसी मोटर के द्वारा चलाया जा सकता है। मेन सप्लाई इज मस्ट बी टू बी रन मशीन। मेन सप्लाई जो है वो मशीन को रन करता है। तो प्रश्न थे कि जो दूर क्षेत्र में और विद्युत जहाँ पे नहीं है उसके लिए क्या करेंगे इंजन जनरेटर सेट का इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन सी का। चलिए अगले प्रश्न है कि विच आर्क वेल्डिंग मशीन प्रोवाइड बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन द इलेक्ट्रोड एंड जॉब। कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है। मतलब कि वह कौन सा मशीन है जो इलेक्ट्रोड को और जॉब को बेहतरीन बहुत अच्छा हीट प्रोवाइड करता है। तो क्या ये रेक्टिफायर सेट है, मोटर जनरेटर सेट है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है या इंजन जनरेटर सेट है। तो ये जो है आपका है रेक्टिफायर सेट। रेक्टिफायर सेट जो है वो क्या करता है कि हीट जो है जॉब और इलेक्ट्रोड के लिए अच्छा प्रोवाइड करता है। ये है इमेज जो देख रहे हैं ये है रेक्टिफायर सेट और बेसिकली जो है रेक्टिफायर सेट जो है ये एसी करंट को डीसी सप्लाई में बदलता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह मशीन कौन सा है जो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलता है। तो वो है आपका रेक्टिफायर सेट। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि जिसमें बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन हो वह कौन सा मशीन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रोड एंड जॉब ड्यू टू polarity in the welding current supply and constant main load and accurate current setting। तो क्या है कि जो रेक्टिफायर सेट है वो हीट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है जॉब और इलेक्ट्रोड के लिए और जिस कारण से होता है क्या कि यहाँ पे कांस्टेंट लोड और करंट सेटिंग जो होता है। तो ये जो है काफी महत्वपूर्ण है। और एक ये जो है इट मे बी डिजाइंड टू सप्लाई बोथ एसी और डीसी करंट फॉर वेल्डिंग कॉल्ड एसी डीसी रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर सेट को क्या है कि ये एसी पे भी वर्क करता है और डीसी पे भी वर्क करता है, इसलिए रेक्टिफायर सेट को एसी डीसी रेक्टिफायर सेट भी कहा जाता है। बट इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है कि इनिशियल कॉस्ट इज हायर, मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक होता है और कभी कभी क्या होता है आर्क ब्लॉक की समस्या भी आ जाती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। बाकी ये जो है नॉन फेरस मेटल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड भी ये रेक्टिफायर से इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रश्न थे कि हीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन और जो है वो कौन सा मशीन करता है, तो वो है रेक्टिफायर सेट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द कलर पेंट ऑन द एसिटिलीन गैस सिलेंडर। एसिटिलीन गैस सिलेंडर पे किस रंग का पेंट होता है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो एसिटिलीन के लिए मैरून कलर का हम लोग सिलेंडर का कलर कोड इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन डी सही है। और कहीं कहीं मैरून ना देकर ऑप्शन में रेड भी दिया जाता है, तो रेड भी होगा तो भी वो करेक्ट आंसर होगा। और यदि बात की जाए ऑक्सीजन सिलेंडर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए ब्लैक कलर का कलर कोड इस्तेमाल किया जाता है जब ऑक्सीजन का। तो
एसिटिलीन सिलेंडर के लिए मैरून और ऑक्सीजन के लिए ब्लैक। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द एंगल टू बी मेंटेन्ड इन द ब्लो पाइप एंड फिलर रॉड इन द लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक। बाएं वर्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रॉड में एंगल मेंटेन किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो है लेफ्ट हैंड वेल्डिंग है, एक इस तरह से और इस तरह से रहता है, और इसमें कहा गया है कि एंगल जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो जो आपका वेल्डिंग ब्लो पाइप का जो एंगल होता है वो 60 से 70 डिग्री होता है, 60 से 70 डिग्री। और वहीं बात की जाए जो फिलर रॉड होता है उसका जो है वो 30 से 40 डिग्री होता है। 30 से 40 डिग्री जो होता है वो फिलर रॉड का एंगल होता है, और ब्लो पाइप का 60 से 70 डिग्री। तो ऑप्शन देखिए 60 एंड 30, 50 एंड 40, 30 एंड 50, 60 एंड 40। तो ये काफी कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे 60 30 दिया है और 60 40 दिया है। तो दोस्तों हम लोगों ने बताया था कि जो आर्क ब्लो पाइप होता है उसका 60 से 70 डिग्री होता है, 60 टू 70 डिग्री, और 30 टू 40 डिग्री। तो जो अगर माना जाएगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग दिया है 60 से, और ये जो फिलर रोड ब्लो पाइप का 60 होता है और फिलर रोड का 30 जो है इनिशियल होता है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए, विच फैक्टर डिटरमाइन द करंट सेटिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग। वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? क्या कारण है कि वेल्डिंग का जो हम सेटिंग करते हैं करंट का वो किस प्रकार से करते हैं? क्या टाइप ऑफ ज्वाइंट के कारण, ज्वाइंट जैसा है उसके अनुसार, या पोजीशन ऑफ वेल्ड, कैसा हम पोजीशन वेल्डिंग स्थिति है वो, या लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, क्या इलेक्ट्रोड की लंबाई पे, या डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, क्या इलेक्ट्रोड के व्यास पे। तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें काफी लोग कंफ्यूज करते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि जब हम करंट की सेटिंग करते हैं वो सब कुछ जो करते हैं वो इसके डायमीटर पे करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा कि इलेक्ट्रोड के डायमीटर पे ही हम करंट सेटिंग करते हैं। लेंथ तो कितना भी हो सकता है, 400 mm का, 350 mm का, तो वो मायने नहीं रखेगा, लेकिन जो मायने रखा जाता है वो इलेक्ट्रोड के डायमीटर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, व्हाट इज द OCV फॉर वेल्डिंग इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विच रिड्यूस द मेन सप्लाई वोल्टेज 220 और 440 वोल्टेज। क्या है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए OCV ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है जो मुख्य आपूर्ति वोल्टेज 220 या 440 वोल्ट को कम करता है। तो ये OCV ओपन सर्किट वोल्टेज बोला जाता है, जो क्या है जब हम 220 वोल्ट और 440 वोल्ट का देते हैं तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमको कितना आपूर्ति मिलता है। तो वो कितना मिलता है, वो 40 एंड 100 वोल्ट का मिलता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। यदि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में 220 या 240 वोल्ट देते हैं तो हमको जो वोल्टेज आपूर्ति मिलता है वो मिलता है 40 और 100 वोल्ट का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि विच इज द वेल्डिंग मशीन डिजाइन्ड टू supply both AC and DC current for welding ferrous and non-ferrous metal using all type of electrode। कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौह और अलौह धातुओं की वेल्डिंग की AC और DC दोनों आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई है? मशीन है जो AC सप्लाई पे भी काम करता है और DC सप्लाई पे भी काम करता है। AC वेल्डिंग
यानी कि फेरस मेटल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, नॉन फेरस मेटल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो उस मशीन को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है रेक्टिफायर सेट। रेक्टिफायर सेट को जो है सभी प्रकार के काम किए जा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये है रेक्टिफायर सेट। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली इट मे बी डिजाइन टू सप्लाई बोथ एसी और डीसी करंट, इसलिए इसे एसी डीसी रेक्टिफायर कहा जाता है। सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑल फेरस एंड नॉन फेरस मेटल यूजिंग ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, और इसमें हीट और जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इलेक्ट्रोड और जॉब के लिए भी इक्वल होता है। तो इस प्रकार से ये रेक्टिफायर सेट का काम है। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है कि ये रेक्टिफायर सेट जो है वो सभी प्रकार के काम किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए। लेकिन ये जो इसका डिसएडवांटेज है कि ये कॉस्ट ज़्यादा होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो ये एक तरह का इसमें समस्या होती है। तो दोस्तों इस प्रकार के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न वेल्डिंग चैप्टर से आईटीआई के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यदि आप आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पीडीएफ है, आईटीआई से सभी ट्रेडों का पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।